अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। कुछ देर से वीडियो आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी ये है कि ऐसे ऐसे तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपनी, और इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। जनवरी 10 को एग्ज़ाम है, इवेलुएशन एग्ज़ाम पार्ट 1, कैनेडियन फार्मेसी एग्ज़ाम है। तो लेट्स जंप इनटू अ टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से बेसिकली जो मुराद होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी की कुछ ऐसे बायोमेकर्स होते हैं, या आप कह लें कि कुछ इस तरह की लैब वैल्यूज़ होती हैं जो आपको आइडेंटिफाई करती हैं बॉडी की प्रॉब्लम्स और कुछ ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स। तो फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी के लिवर के एंजाइम्स की वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं, इट मीन्स उसको जॉइंटिस है, उसको हम एक मेडिसिन देंगे उस जॉइंटिस को क्योर करने के लिए। वो कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल सिलिमारिन है, और विद इन अ वीक और 2 वीक फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या जो हमारी एलिवेटेड वैल्यूज़ थी वो कम हुई कि नहीं। सिमिलर गोज़ विद कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड सो ऑन। तो लैब वैल्यूज़ भी हम लोग इसी तरह ही अपनी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या चीज़ जो है हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट का मतलब है कि आपका किडनी फंक्शन जो है वो कैसा है, क्या किडनी कितने परसेंट काम कर रही है, कितने परसेंट नहीं काम कर रही। तो किडनी की फंक्शन को मेजर करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें आता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन क्लियरेंस, सीरम क्रेटिनिन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR जिसे कहते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है हमारी, urea is an end product of protein metabolism. It is produced in liver and excreted by the kidneys. In normal conditions, urea clearance is equal to 60% of GFR. तो जो जितनी भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसका जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा होता है वो होता है यूरिया, जो बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक चीज़ होती है, और ये जो है किडनी के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होती है, और इसकी जो क्लियरेंस वैल्यू है ऑलमोस्ट 60% होती है GFR की। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसमें मैक्सिमम 60% जो है वो वैल्यू आपकी यूरिया की होती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज इंडिकेट्स रीनल डिजीज़। अगर ये बड़ी होगी तो बॉडी में रीनल डिजीज़ आ रही है, मतलब कि आपकी किडनी जो है वो काम सही नहीं कर रही, GFR सही नहीं है आपका। नॉर्मल वैल्यूज फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेंजेस फ्रॉम 8 मिलीग्राम टू 18 milligram per deciliter or 3 to 6.5 millimole per liter. The concentration of blood urea nitrogen reflects renal function because the urea nitrogen in the blood is filtered completely at the glomeruli of the kidney. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किडनीज एक्सक्रीट करती हैं, इसलिए आपकी किडनी की जितनी भी हम लोग फंक्शंस हैं वो से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट हमारी किडनी जो है वो काम कर रही है। Then reabsorbed and tubular secreted within nephron. Increase in blood urea nitrogen indicates an acute renal failure, while decrease in blood urea nitrogen may indicate terminal stage of liver disease. Means कि जो आपका अगर blood urea nitrogen जो है वो बढ़ा हुआ है तो वो किडनी को जो फंक्शन है उसको बता रहा है कि ये ठीक काम नहीं कर रही, और अगर आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो डिक्रीज है, इट मीन्स कि आपका जो लिवर मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी यूरिया प्रोड्यूस नहीं हो रहा। Increased blood urea nitrogen indicator of azotemia and uremia. Serum creatinine. The creatinine is a metabolic product of muscle creatinin phosphate, more sensitive indicator for renal damage than blood urea nitrogen levels. Normal values of serum creatinine range from 0.6 to 1.2 milligram per deciliter or 80 to 120 millimole per liter. General serum creatinine values doubles with each 50% decrease in GFR. इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्रेटिनिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी किडनी फंक्शन को बताने में। सीरम क्रेटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो 80 टू 120 मिलीमोल पर लीटर होती है, या 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, जो कि आपका जैसे ही 15% डिक्रीज इन GFR होता है तो इसकी वैल्यूज़ डबल हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका GFR 100% है तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 80 टू 120 मिलीग्राम है, मगर जैसे ही आपका GFR 50% पे आया है तो इसकी वैल्यूज़ 160 से 240 हो जाती है। If a patient normal serum creatinine is 1 milligram per deciliter represents 100% renal function,
2 milligram per deciliter represents 50% function and 4 milligram per deciliter represents 25% renal function. इट मीन्स कि जैसे सीरम क्रेटिनिन बॉडी में बढ़ता जा रहा है, आपकी रीनल फंक्शन की जो कैपेसिटी है या जो उसकी जो परसेंटेज है वो 50% पे डिक्रीज हो रही है. सीरम क्रेटिनिन solely filtered by glomerular filtration thereby decreased GFR may lead to increase in serum creatinine. सीरम क्रेटिनिन बॉडी में ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है. दिस indicates renal disease. Serum creatinine decrease in elderly patients. As a person gets older, muscle mass represents a small portion of total body weight and creatinine produced is decreased. जैसे जैसे इंसान का मसल मास कम होता जाता है, उसके जो सीरम क्रेटिनिन की वैल्यूज़ हैं वो भी कम होती जाएंगी. तो एक जो नॉर्मल पर्सन है 18 to 50 ईयर्स, उसकी जो सीरम क्रेटिनिन वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू जेराटिक पेशेंट्स 50 एंड ऑनवर्ड्स 60s एंड 80s. तो उनकी जो सीरम क्रेटिनिन वैल्यूज़ होंगी वो कम होंगी. In females, the serum creatinine concentration is generally 0.2 to 0.4 milligram per deciliter less than males because females have relatively small kidneys. उसके बाद हम आते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस के ऊपर. The rate at which creatinine is removed from the body by the kidney roughly equal to GFR. Normal values for men range from 80 ml per minute to 120 ml per minute. If it is less than 50 milliliter per minute, it is characterized as renal disease. Creatinine clearance reflects the GFR. Relation for the creatinine clearance is creatinine clearance is equals to CUV over CCR. CU आपका जो है वो यहाँ पे concentration of creatinine in urine है. V जो है आपका वो urine volume है. और CCR जो है आपका वो serum creatinine concentration है. यानी कि सीरम कितनी आपकी जो है वो creatinine पाई जा रही है. The modified Cockcroft and Gault equation is a commonly used formula to estimate creatinine clearance using a stable serum creatinine level and a patient demographics. Creatinine clearance is equals to ml per minute, which is equals to 1.2 into 140 minus age multiplied by weight in kg divided by serum creatinine in micromole per liter. For females, multiply by the result by 0.85. Modification of creatinine clearance estimates may be required in some patients. The accuracy of using the serum creatinine value to predict creatinine clearance is influenced by the disease, for example, cirrhosis. Clinical conditions, for example, malnutrition, obesity, spinal cord injuries, and dietary intake, for example, high consumption of meat, may change the values. आगे आता है जी लिवर फंक्शन टेस्ट. इसमें आपके 4-5 एंजाइम्स होते हैं जो आप देखने होते हैं. LDH है, ALP है, AST और ALT है. There are four liver enzymes which are indicator of the liver dysfunction. The levels of LDH, ALP, AST and ALT increase with the liver dysfunction. For example, अगर आपके levels increase हैं normal value से तो आपकी liver dysfunction को indicate कर रहे हैं. Increased levels of these enzymes indicate liver has been damaged. LDH क्या जी? Lactate dehydrogenase, ALP alkaline phosphate, AST aspartate aminotransferase और ALT alanine aminotransferase. Lactate dehydrogenase enzyme क्या चीज़ है? The glycolytic enzyme LD 100 to 190 units per liter आपकी normal value है, catalyzes the interconversion of lactate and pyruvate and present in most tissues. LDH is present in high concentration in the heart, kidney, liver, lungs and skeletal muscles. The liver will liberate LDH quickly when damaged by physical trauma, infection और ischemia. यानी कि अगर कोई भी फिजिकल ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट होता है, किसी किस्म की कोई इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है या कोई इस्कीमिया वगैरह होता है तो LDH की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं. Therefore, LDH therefore usually is diagnosing मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसमें LDH आपका बढ़ा होगा. हेपेटिक डिजीज लाइक सिरोसिस, इसमें भी आपका LDH बढ़ा होगा. जॉइंटिस में भी जो इन्फेक्शन है उसमें भी LDH बढ़ा होगा. एंड लंग डिजीजेस. Alkaline phosphate ALP, it is produced from the liver and bones. This is sensitive to mild or partial biliary obstruction. यानी कि ये जो हमारा एंजाइम है alkaline phosphate, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है biliary obstruction को. उसके बाद ट्रांस अमाइनेजेस जो आ रहे हैं हमारे पास दो तरह के, ALT और AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस. एस्पार्टेट
aminotransferases, previously known as serum glutamic oxalic acetic transaminase (SGOT), primarily found in heart, liver tissue, and lesser extent found in skeletal muscles, renal tissues, and pancreatic tissues. AST is sensitive to damage to heart, such as myocardial infarction, CHF, and acute hepatitis. तो अगर इसके लेवल इंक्रीज हैं तो हमारे पास मायोकार्डियल के चांसेस होते हैं, CHF के चांसेस होते हैं, या एक्यूट हेपेटाइटिस या जॉन्डिस के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस ALT. इट इज प्रीवियसली नोन एज सीरम ग्लूटामिक पायरुविक transaminase SGPT. It is primarily found in liver and lesser amount in heart, skeletal muscles, and kidney. ALT is sensitive to liver cells damage and less sensitive to than AST. ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लिवर के सेल्स की वजह से, या आप कह लें कि अगर लिवर को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, सिरोसिस है, लिवर फंक्शन जो है वो कम हुआ हुआ है, तभी इसके जो है वो ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। तो ये मोर सेंसिटिव होता है लिवर की उसकी लिवर डैमेज की तरफ एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स। उसके बाद आता है जी सीरम बाइलोरुबिन, जिसे हम बाइल भी कहते हैं। इट इज़ प्राइमरी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है जब हमारा ब्रेक डाउन होता है, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे पुराने हो जाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है हमारा लिवर, तो हीमोग्लोबिन का जो रिजल्ट आता है वो जी बाइल की फॉर्म में आता है एंड इज फॉर्म्ड इन रेटिकुलोसाइट्स इनटू स्ट्रीम ब्लड वेयर इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाउंड टू सीरम एल्ब्यूमिन, जहाँ पे ये सिर्फ एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो बाउंड हो जाता है। व्हेन बाइलोरुबिन अराइव्स एट द लिवर एट सिनोसाइडल surface of liver cells, the free reaction is rapidly taken up by liver and converted to bilirubin diglucuroniide and monoglucuroniide. यानी कि जो बाइल है वो हमारा रेटिकुलोसाइट्स जो है उसको बनाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये जाता है हमारा एल्ब्यूमिन के पास, उसके साथ बाउंड हो जाता है। अब जब बाउंड बाइलोरुबिन है वो लिवर को रीच करता है, लिवर सेल्स को रीच करता है, तो वहाँ पे जो लिवर सेल्स हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइलोरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड और मोनोग्लूकुरोनाइड में, रेफर टू एज कॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन, यानी कि ये कॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन बन जाता है। अच्छा, अब द कॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन देन सेक्रेट इनटू बाइल अपीयर्स इन इंटेस्टाइन वेयर बैक्टीरियल कन्वर्ट्स बाइलोरुबिन टू यूरोबाइलोजिन। अच्छा, अब क्या होता है, जो कॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन होता है उसको सेक्रेट कर देते हैं बाइल की शेप में, appears in intestine, जो इंटेस्टाइन में आता है, where bacteria converts bilirubin to urobilinogen. Most of urobilinogen is destroyed in feces, but some fraction reabsorbed in blood and liver. Effective bilirubin conjugate and excretion depends on the RBCs, turnover and hepatobiliary function. अब क्या होता है जी, लिवर से ये जाएगा आपके बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से ये जाएगा आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होगा, वहाँ पे जाके जो है बैक्टीरिया है इसको ब्रेक डाउन कर देगा, बाइलोनिजन में ला देगा। अब ये यूरो बाइलोनिजन जो है वो वहाँ पे फीसिस की फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, जो हमारे फीसिस का कलर भी बनाता है। मैक्सिमम जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, मगर कुछ जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द ब्लड एंड लिवर। Effective bilirubin conjugated and excreted depends on the RBC turnover and hepatobiliary function. जो हमारा RBC का टर्नओवर है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी वैल्यूज, और हेपेटोबाइलरी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ द टोटल bilirubin are 0.1 to 1 milligram per deciliter, that is 2 to 18 millimole per liter. Direct bilirubin is 0.0 to 0.02 milligram per deciliter or 0 to 4 millimole per liter. So serum bilirubin indicates jaundice, पीलिया जिसे कहते हैं आम जुबान में। पेशेंट की आइज पेल हो जाती हैं, स्किन पेल हो जाती है, तो वहाँ से हमें पता लग जाता है कि इसके साथ कोई मसला है, इसके जो स्किन है वो पेल है, इट मीन्स के बाइल जो है वो बढ़ा हुआ है या bilirubin जो है वो बढ़ा हुआ है। It occurs from bilirubin deposition in the tissues, causes of increased bilirubin, hepatocellular damage, liver cirrhosis, cholestasis, hemolysis. There are three major reasons of the increase in the bilirubin. Increased hemolysis, urine color not changed, यानी कि यूरिन का कलर चेंज नहीं होगा मगर hemolysis बढ़ गई होगी। Biliary obstruction, bile stones, dark urine and bile in the urine. Chlorpromazine gives intrahepatic cholestasis. Liver cell necrosis, viral hepatitis, dark urine, color and bile in urine.
अब जो आपका बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या देगा, डार्क कलर देगा और बायोन्यूरिन देगा। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो क्या देगा, हेपेटिक कोलेसिस देगा। लिवर सेल नेक्रोसिस जो है वो क्या देगा, डार्क यूरिन एंड यूरिन देगा, यानी कि इसके ये सिम्टम्स देगा। लिवर सेल सिरोसिस नेक्रोसिस अकर्स इन वायरल हेपेटाइटिस। उसके बाद सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन हमें पता है जी, हमारी जो मैक्सिमम ड्रग होती है वो किसके साथ जाके बाउंड होती है, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होती है। तो मेन हमारी जो चीज़ है वो एल्ब्यूमिन होती है, उसको हम लोगों ने देखना होता है। और आप लोगों को पता होगा कि अक्सर पेशेंट में जो है जब प्रोटीन्स या एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाते हैं तो उनको फ्रॉम द आउटसाइड भी जो है वो एल्ब्यूमिन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। प्राइमरी सीरम प्रोटीन there are albumin and globulins, alpha, beta, and gamma. Albumin is the major protein of the blood. It constitutes almost 55% of serum proteins. Acidic drug bind to albumin. It is primarily produced from liver. Albumin, that is 40 to 60 gram per liter. Liver disease decreases albumin. अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है तो उसकी एल्ब्यूमिन जो है वो वैल्यूज कम हो जाएगी। नॉर्मल वैल्यूज 40 to 80 grams per liter है। Albumin is produced by the liver and contributes approximately 80% of the serum colloid osmotic pressure. Therefore, hypoalbuminemia, यानी कि अगर एल्ब्यूमिन कम होगा, associated with edema and transudation of extracellular fluid. जो हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है वो आपका एडिमा से और ट्रांसुडेशन उससे एसोसिएट होता है। हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, डिक्रीज इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ड्यू टू मालन्यूट्रिशन कैन लीड टू हाइपोएल्ब्यूमिनिया। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रही बच्चों की, बड़ों की, तो उनमें मालन्यूट्रिशन आती है। मालन्यूट्रिशन की वजह से कुछ स्पेसिफिक हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो नहीं बन पाते और हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इन इंडिया आल्सो और इन पीपल वेयर दे आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, यानी कि वीगन ज़्यादातर जो लोग खाना पसंद करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एल्ब्यूमिन कैन ऑल्सो बी लॉस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड बिकॉज ऑफ हेमोरेज एंड बर्न्स। अगर कोई किसी जगह पे हेमोरेज या थर्ड डिग्री बर्न वगैरह हो जाए तो तब भी एल्ब्यूमिन कम हो सकता है और तब भी हमारे पास हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया आ सकता है। हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया, इंक्रीज इन द एल्ब्यूमिन कैन कॉज शॉक और वॉल्यूम डिप्लीशन, plasma protein concentration that change the sum with some conditions. Globulins. There are several types of globulins such as alpha, beta, and gamma, etc. The gamma globulins are the same as Ig immunoglobulin. Globulins 23 to 35 gram per liter. Decrease in albumin level results in compensatory increase of globulins. अब ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं कि किस किस कंडीशन में जो है हमारा एल्ब्यूमिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो रीनल फेलियर में हमारा एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा, अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज हो जाएगी। हेपेटिक फेलियर में एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो रहा है और अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज हो रही है। आर्थराइटिस में एल्ब्यूमिन को कुछ नहीं हो रहा, ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज हो रही है। बर्न्स में एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन कुछ नहीं हो रहा। प्रेगनेंसी में एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नया मास प्रोड्यूस हो रहा होता है। अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो मरीज को कुछ नहीं इफेक्ट हो रहा और स्ट्रेस या ट्रॉमा में भी एल्ब्यूमिन डिक्रीज होता है जबकि ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आता है जी अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन AFP is a protein produced by liver and yolk sac during pregnancy. AFP level rapidly decreases after birth. AFP has no normal function in adults. Reference range in males or non-pregnant female is less than 40 microgram per liter. What is the purpose of this liver test? Screening for fatal illness during pregnancy. अगर कोई लेडी हमारी प्रेग्नेंट है हम उसको चेक कर सकते हैं कि आया इसका जो बेबी है वो लाइव है या नहीं। Diagnosis of hepatic disorders, especially in the pregnancy. Screening and monitoring of the cancers. ट्यूमर मार्कर फॉर लिवर कैंसर को पता ना कहते किसी को लिवर कैंसर है तो उसमें भी हम लोग इसको देख सकते हैं। व्हाट डू एबनॉर्मल रिजल्ट्स ग्रेटर देन नॉर्मल लेवल्स सजेस्ट। अब इसका अगर बढ़ा हुआ लेवल है तो वो क्या सजेस्ट करेंगे? कैंसर और मैलिग्नेंट टेराटोमा, सिरोसिस ऑफ लिवर, रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कार्डिक एंजाइम्स, कार्डिक बायोमार्कर्स, ट्रोपोनिन, CKMB, बी टाइप न्यूक्लिक पेप्टाइड BNP, उसके बाद कार्डिक ट्रोपोनिन्स TN। Troponin T, C, and I is a complex of protein that mediate the calcium-mediated interaction of actin and myosin with muscles. Troponin T is cardiac and skeletal muscles.
troponin I is present only in the cardiac muscles. Troponin C is present in two distinct isoforms that are present in skeletal and cardiac muscles. Troponin T and I is more specific and sensitive indicator of the myocardial injury, and troponin is relatively new method to identify myocardial cells injury and thus assist in the diagnosis of acute myocardial infarction. The use of troponin as primary diagnostic test for acute myocardial infarction is widely accepted. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी क्रेटिनिन काइनेज और क्रेटिनिन फोस्फेट काइनेज ये दोनों एक ही चीज़ हैं. It is primarily found in heart muscles, skeletal muscles, and brain tissues. Creatine kinase catalyzes the transfer of high energy phosphate group in tissues that consumes large amount of energy. Therefore, total CK can increase in exercise. IM injections of the drugs that are irritating to tissues, diazepam, phenytoin, acute psychosis episodes, and myocardial injury. इसमें जो है हमारे जो CK levels हैं या क्रेटिनिन काइनेज लेवल हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. उसके बाद क्रेटिनिन काइनेज आइसोजाइम. क्रेटिनिन काइनेज हेल्प्स टू डायग्नोज ऑफ acute myocardial CKMB or skeletal muscle CKMM damage diagnostic test. Deeply intramuscular injection can increase CK levels. CKMM is found in skeletal muscles and CKBB is found in brain tissues, where CKMB is found in heart muscles. B-type neuritic peptide BNP produces by ventricles due to increased blood pressure. BNP 100 to 500 pg per ml may be congestive heart failure CHF. CKMB अब आपके पास जो है वो MCQ आ सकते हैं कि for myocardial infarctions which test is performed, CKMM, CKBB और CKMB. तो CKMB पर आपने जो है वो मार्क करना है क्योंकि CKMB जो है वो हमारा बताता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को. उसके बाद CKMM मायल्जिया और ट्रोपोनिन आई जो आपका है वो इंक्रीज क्या इंडिकेट करेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन को. Analysis provides basic information regarding renal function tests and urinary tract disease and presence of certain systemic diseases. Urine colors, normal urine color is clear, pale, yellow and deep gold. तो अगर पेशेंट का जो यूरिन अगर वो रेड कलर का आ रहा है तो इट में इंडिकेट द ब्लड इन द यूरिन. ड्रग्स सच एज पायरोविडियम, पोमिएट एंड phenolphthalein such as used as laxative. It can also turn the urine color into red. Brownish yellow conjugated bilirubin jaundice. Orange red rifampicin. Dark urine metronidazole, metformin. Blue color urine trimetrine. और उसके बाद आता है प्यूरिया एंड बैक्टीरिया इज अ सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. pH of the urine is 5 to 9. Specific gravity of the urine is normal. Specific gravity is 1.003 to 1.035. Increase Sg indicates excessive blood sugar or protein in the urea. Decrease Sg indicates diabetes insipidus. Fixed Sg at 1.003 indicates kidney lost its ability to concentrate or dilute urine. Protein in urine. Normal values 50 to 80 milligram per 24 hours. Excessive protein in urine, proteinuria, caused by UTI, renal diseases, fever, and venous congestion. Albuminuria indicates glomerular permeability. Microalbuminuria, presence of albumin in urine at the level of higher than normal but lower than the limits that are detected by standard test. Microalbuminuria indicates nephropathy. Glucose does not normally appear in urine. Glycosuria indicates diabetes. Diabetic nephropathy. Albumin creatinine ratio ACR is more than 2 gram per liter. Ketones does not normally appear in urine. If there is no glucose stores, fat stores begin to metabolize to ketones. Ketonuria indicates uncontrolled diabetes mellitus or starvation and zero or low carbohydrate diets. Components of urine analysis. यूरिन की pH 4.5 या 5 to 9 है. Protein levels are 50 to 80 milligram per 24 hours. Glucose levels is 180 milligram per deciliter and ketone levels do not appear in urine.
देन कम्स हेमाटोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्ट, लैब टेस्ट जो ब्लड को लेके होते हैं, इसमें आपके CBCs आ जाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स जिसे हम कहते हैं. The CBC is one of the most commonly ordered clinical laboratory tests. It is a package of the following laboratory tests and CBC measures: hemoglobin HGB, hematocytes HCT or packed cell volume, total white blood cells, red blood cells, mean cell volume, mean cell hemoglobin concentration MCHC. Some CBC may also or may not include platelets counts, reticulocytes counts, and leukocyte differentiation. In the reticulocyte incomplete formed RBCs count provide measure of immature RBCs. This test provides an index of bone marrow production of mature RBCs. तो मतलब ये है कि जो immature RBCs हैं हम उसको टेस्ट उसका इसलिए करते हैं रेटिकुलोसाइट्स का, ताकि हम लोग देख सकें कि क्या बोन मैरो जो है वो सही तरह ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही. अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं तो इट मीन्स कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर आगे जाके जहाँ पे हीमोग्लोबिन का मसला आ रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम लोग फिर फर्दर टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये बेसिकली जो है आपका इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है. मेजर्स द रेट ऑफ ब्लड सेल्स सेटलिंग ऑफ होल uncoagulated blood over time, and it primarily reflect plasma composition. ESR is an indication of inflammation. For example, RAESR values used to follow the clinical course of disease and demonstrate the presence of oculate organic disease and differentiate conditions similar symptoms like angina ESR and myocardial infarction ESR. Hematocytes, the percentage of the red blood cells to the blood volume is HCT, packed cell volume. The decrease in HCT results from anemia, bleeding, bone marrow depletion by drugs, chronic disease, genetic anemia, sickle cell anemia, and hemolysis. An increase in HCT may result in increased RBCs and cause of polycythemia. अगर हेमाटोसाइट HCT जो है वो हमारा डिक्रीज है तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो है वो रेड ब्लड सेल्स की कमी है, यानी कि एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से हो सकता है जो ड्रग करती हैं, उसके बाद जेनेटिक एनीमिया हो सकता है या हीमोलाइसिस हो सकता है. और जो अगर इंक्रीज है HCT तो इट मीन्स कि RBCs की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, जो कि शो कर रही है पोलिस्थीमिया. उसके बाद ये आते हैं जी वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, also referred to as white blood count. Normal level of WBCs are 4,000 to 11,000 WBCs per millimeter cube. WBCs signals infections, leukocytosis and inflammations. जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो इनकी रेंज ज़्यादा हुई होगी. अब कौन सा जो WBC है वो किस इन्फेक्शन को शो करता है, तो उसको हम देखते हैं. न्यूट्रोफिल्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन को शो करते हैं, मोनोसाइट्स जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को शो करते हैं, एसिनोफिल्स जो हैं वो पैरासिटिक इन्फेक्शन को शो करते हैं, बेजोफिल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन, एलर्जी या एस्थमा को शो करते हैं. उसके बाद bacterial infection generally increase neutrophils to 80% and decrease lymphocytes to 10%. Viral infections increases lymphocytes, lymphocytosis. Allergic reactions such as asthma, allergic rhinitis, parasite infection, and drug allergies increases eosinophils and basophils. Obstructive pulmonary disease and pneumonia increases neutrophils. Immunodeficiency like AIDS decreases T lymphocytes or white blood cells. Lymphopenia or cluster differential CD4 counts. Tuberculosis increases in monocytes. उसके बाद आ जाती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम. प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है मोस्टली हम लोग मेजर करते हैं अपना जब हम लोग एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स यूज करवा रहे होते हैं. Prothrombin is synthesized in the liver and is converted to thrombin during blood clotting process. Thrombin formation is the critical event in the hemostatic process because thrombin creates fibrin monomers that form a network of clot, and thrombin activates platelets. Clotting time measures deficiencies in factor 2, 7, 9 and 10. उसके बाद not specific for liver disease and normal values are 10 to 30 seconds, यानी कि 10 to 30 seconds में आपका जो है वो क्लोटिंग टाइम आ जाता है. अगर हम लोग हेपरिन दे रहे हैं तो उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो होती है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT. उसके बाद आता है जी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो. ये भी बेसिकली आपका
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही है या उसी की ही वैल्यूज होती हैं. द INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड ratio represents the prothrombin time ratio that would be obtained if the patient's sample was tested using the World Health Organization International References thromboplastin. A typical INR range of 2 to 3 is considered normal for the patient taking warfarin. An elevation in INR suggests increased blood thinning, whereas the reduction in INR indicates heightened blood clotting tendencies. Increase in INR more than 3 indicates blood thinning. Overdose of the drugs such as warfarin, heparin, low molecular weight heparin, acetyl salicylic acids, and acetaminophen more than 2 gram can cause increase in INR also. Decrease in INR less than 2 is indication of the blood thickening. Vitamin K supplements, green vegetables, avocado, broccoli and spinach can cause it, and also oral contraceptives can cause it. तो वार्फरिन की मॉनिटरिंग के लिए हम लोग INR यूज़ करते हैं और हेपरिन की मॉनिटरिंग के लिए हम लोग APTT या PT जो है वो उसको मॉनिटर करते हैं. Activated partial thromboplastin time क्या है? The APTT measures the intrinsic clotting time which depends on factors. Intrinsic clotting system factors 8, 9, 11, 12 and 13 as well as common pathway factors 2, 5 and 10. Monitored for heparin therapy. Normal values are 21 to 45 seconds. Increase in APPT caused by severe liver dysfunction, inadequate vitamin K intake, like deficiency of vitamin K, poor or inadequate nutrition. Increase in APPT increases the risk of bleeding. इसके बाद हमारे पास ये लिपिड प्रोफाइल आ जाती है. तो normal lipoproteins levels, low density cholesterol LDLs, serum level is less than 2.2 millimole per liter or less than 125 milligram per deciliter. Triglycerides are less than 3.6 millimole per liter or less than 160 milligram per deciliter. High density HDL cholesterol serum level are more than 0.9 millimole per liter and more than 35 milligram per deciliter. Cholesterol HDL ratio is 5 millimole per liter. High risk group with coronary artery disease, the LDL level should be less than 2 millimole per liter. Apolipoprotein B, that is less than 0.8 gram per liter. ApoB, this protein found on the surface of LDL particle. Each LDL particle only has one copy of ApoB. This also found on all beta lipoproteins surface such as chylomicrons, LDL and VLDL. This is used to predict CVD, cardiovascular disease. अब हमारा आ जाता है जी थायराइड के जो हार्मोन्स हैं. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH की वैल्यूज होती है वो 0.326 मिली यूनिट पर लीटर है, 0.326 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर है. फ्री थायरॉक्सिन T4 जो है वो है हमारा 10 to 36 और 0.8 to 2.8 Ng per deciliter. Similarly, total serum thyroxine जो है T4 51 to 142 nanomole per liter या 4 to 11 microgram per deciliter, and the total serum triiodothyroxine T3 1.2 to 3 nanomole per liter or 78 to 195 nanogram per deciliter. Thyroid stimulating hormone, the serum TSH is the most sensitive test to evaluate thyroid function. The TSH is elevated is called hypothyroidism. Thyroid disease diagnosis test T4 and serum TSH. So replacement therapy for hypothyroidism, serum TSH, free thyroxine index FTI, resin triiodothyroxine uptake RT3U, total thyroxine TT4. Free T3 or FT4. The FT4 is a reliable diagnostic test for evaluation of hypothyroidism and hyperthyroidism. When thyroid hormone binding abnormality exists, in contrast, measurement of FT3 is expensive. Total T3 and T4, TT3 and TT4. The TT3 and TT4 measures both free and bound total serum T3 and T4. So total thyroxine 3 is particularly helpful in diagnostic of Graves' disease.
TT3 इज नॉट गुड इंडिकेटर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये आप सब देख लीजिएगा कि कौन से जो हैं हमारे थायराइड के टेस्ट जो है वो किस स्पेसिफिक डिजीज में हम लोग उसको करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं हमारे पास, ये आप देख लीजिएगा TSH की। उसके बाद डिहाइड्रेशन सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें क्या आता है, माइल्ड से नॉर्मल जो है वो ब्लड यूरिया क्रेटिनिन, मॉडरेट में ब्लड यूरिया क्रेटिनिन और स्वेयर में ब्लड यूरिया क्रेटिनिन के साथ HB लेवल्स और सुक्रोज लेवल्स, इनको हम लोग मॉनिटर करते हैं। नियोप्लाज्म स्क्रीनिंग में क्या करते हैं जी, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA फॉर प्रोस्टेट कैंसर। पैप टेस्ट होता है जी, पैनकुलो स्मीयर टेस्ट सर्विकल कैंसर के लिए, मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बायोप्सी सैम्पलिंग ऑफ द सेल्स और टिश्यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द कैंसर टिश्यूज, डिजिटल रेक्टल एग्जाम प्रोस्टेट कैंसर एंड BPH बाइनिन हाइपर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफिक स्क्रीनिंग। उसके बाद GIT ट्रैक टेस्ट आ जाते हैं जी, फीकल ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट, इनविजिबल ट्रेसेस ऑफ द ब्लड इन स्टूल, शिलिंग टेस्ट to determine vitamin B12 absorption, and barium enema to test large intestine, lower gastrointestinal tract। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इन्फेक्शियस डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इम्यूनोलॉजिकल जो होते हैं उसके टेस्ट हमारे पास आ जाते हैं। उसमें आते हैं जी वेस्टर्न ब्लॉट टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन, एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन्स in protein mixture separated by size and charge। CD4 count cells आ जाते हैं HIV के लिए, erythrocyte sedimentation rate आ जाता है इन्फ्लेमेशन को मेजर करने के लिए, और ELISA भी HIV को मेजर करने के लिए। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये आप नोट कीजिए और इनके आंसर्स आप ढूंढिए। जो मैंने आपको लास्ट टाइम वेबसाइट दी थी आप उन पे भी देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, ChatGPT भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास मटेरियल है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरे लेक्चर्स ठीक तरह से फ़ायदा दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ मुझे काइंडली मेरे कमेंट में मुझे बताएंगे कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं बार बार जो है वो लेक्चर जो है अपने काफ़ी टाइम के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मुझे थोड़ी सी चैलेंजेस का सामना, मगर इंशाल्लाह मैं इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करूंगा कि मैं रोज़ाना एक लेक्चर या कम से कम 1-2 दिन के बाद एक लेक्चर जो है वो अपना अपलोड करूं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।